देखिए बेटा, तो अब हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। और सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास, जो सेकंड एप्लीकेशन आएगी वो आएगी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। देखो बेटा, हमें अब दूसरा एप्लीकेशन करना है। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है। अब अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे वही एसिटिक एसिड CH3COOH, ये है। ये हम जानते हैं कि किसी कंसंट्रेशन C पर डिसोसिएट कंप्लीट नहीं होगा, एसिटेट आयन बनेंगे और H प्लस आयन बनेंगे हमारे पास। तो ये C, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये C माइनस C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा और ये हो गया C अल्फ़ा। और अगर ये कंसंट्रेशन हम अप्रोच करा दें इनफाइनाइट तक, कंसंट्रेशन सॉरी, अगर हम कंसंट्रेशन अप्रोच करा दें ज़ीरो, मतलब डाइल्यूशन हो जाए इनफाइनाइट, डाइल्यूशन हो जाए हमारे पास इनफाइनाइट, ऐसी कोई कंडीशन हो, तो बेटा ऐसी कंडीशन में अल्फा टेंड्स टू 1 हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए तो 1 रहता ही है, वीक के लिए भी 1 हो जाता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं कि जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है और ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। क्योंकि कल भी हमने या प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके साथ, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट ओवर सी का, तो देखते हैं जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम करते जाते हैं, वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो ये हम अगर मोलर कंडक्टेंस किसी कंसंट्रेशन C पर निकाल रहे हैं तो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू अल्फा। और अगर हम मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कंसंट्रेशन पर निकाल रहे हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू 1 ही आएगा, क्योंकि अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। और अगर हम इन दो इक्वेशन का रेशियो ले लें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ, कौन कौन सी वैल्यू हमें इसके लिए चाहिए बेटा, इसके लिए हमें चाहिए दो वैल्यू, एक तो मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C और एक मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप इसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, equivalent conductance at concentration C by the equivalent conductance at infinite dilution is also proportional to alpha। मतलब जो आपको दिया हो वैल्यू वो वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यूज कर लीजिए, मोलर कंडक्टेंस दिया है मोलर कंडक्टेंस यूज कर लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस मालूम होनी चाहिए और कंसंट्रेशन C पर मोलर कंडक्टेंस भी मालूम होनी चाहिए। अब इसी से लिंक है तीसरी एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, तो हम पेज टर्न कर दे बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं इतने पॉइंट पर, हम पेज टर्न कर दें। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड एप्लीकेशन होगी, वो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। के क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो सकता है, वीक एसिड, वीक बेस, स्प्रिंजली सॉल्युबल सॉल्ट, या जहाँ कहीं भी इक्विलिब्रियम है हमारे पास वहाँ हम हर जगह इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं बेटा। क्लियर है इतना पॉइंट? ओके, जैसे हमने अभी लिया था कि हमारे पास एक एसिड है CH3COOH और ये वीकली डिसोसिएटेड होता है
टू फॉर्म CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, ऐसे। ये हमने लिखा था C, ये ज़ीरो और C माइनस सी अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा। तो इसका Ka या Kc होना चाहिए C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा बाई C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ हम इसके C को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ऐसे। तो अब रिलेशन क्या हो गया हमारे पास, C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। और अभी हमने प्रीवियस पेज पर डिस्कस किया था दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट और ज़ीरो डाइल्यूशन। बस अल्फ़ा की वैल्यू प्लेस कर देनी है आपने, तो ये हो जाएगा C इंटू मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइड बाई 1 माइनस लैम्डा m ऑफ C बाई लैम्डा m इनफाइनाइट, जिसकी वैल्यू हो गई C इंटू मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C by the molar conductance at infinite dilution divide by molar conductance minus molar conductance at concentration C divide by molar conductance at infinite dilution। कुछ टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट भी हो जाएंगी, स्क्वायर रह गया था बेटा। कुछ टर्म यहाँ पर हम इसकी कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, जैसे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आगे की रिलेशन हमारे पास बन जाएगा यहाँ से C इंटू मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C का स्क्वायर डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। और हमें सिर्फ यहाँ पर फिर से कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, तो हम Kc या Ka कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कोल्हार्ट्ज़ लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे। और अब हम इसकी फोर्थ एप्लीकेशन की बात करेंगे बेटा। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ एप्लीकेशन। क्या है फोर्थ एप्लीकेशन? फोर्थ एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन में हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकाला या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाला। दूसरी एप्लीकेशन में हमने अल्फा निकाल लिया। तीसरी एप्लीकेशन में हमने क्या फाइंड कर लिया? तीसरी एप्लीकेशन में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर लिया। और फोर्थ एप्लीकेशन में हम फाइंड करेंगे टू फाइंड आउट the value of solubility। और ध्यान रखिए कि अगर solubility हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम solubility प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी स्प्रिंजली soluble सॉल्ट ले लेते हैं, any स्प्रिंजली soluble सॉल्ट ले लेते हैं, कोई भी soluble स्प्रिंजली soluble सॉल्ट है, जैसे AgCl, जैसे हमारे पास बेरियम सल्फेट, ये स्प्रिंजली soluble है। जैसे और कोई भी सॉल्ट है, लेड सल्फेट, ये सब स्प्रिंजली soluble सॉल्ट है। स्प्रिंजली soluble सॉल्ट का मतलब है कि ये कंप्लीट डिज़ोल्व नहीं होते। डिज़ोल्व नहीं होने का मतलब है कि ये जब भी पानी में जाएंगे तो बहुत कम आयनाइज होकर सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं। और जब भी हमें बहुत कम आयनाइज होकर, मतलब इनके सॉलिड और आयनिक फॉर्म में एक रिवर्सिबिलिटी रहती है। और ध्यान रखिए कि बेटा एक पॉइंट को, कि जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हमें सॉल्यूशन कैसा लेना है? सैचुरेटेड लेना है। सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी एडेड, डिज़ोल्व, एडिड तो कर सकते हैं, डिज़ोल्व नहीं होगा। नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, ये हो गया हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो आपको इस AgCl को मैक्सिमम डिज़ोल्व कर लेना पड़ेगा।
मैक्सिमम डिसॉल्व करने का मतलब है कि मैक्सिमम जितने भी सिल्वर और क्लोराइड आयन बन सकते हैं वो बना लेने होंगे, तभी हम कहेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और मैक्सिमम सिल्वर और क्लोराइड आयन तब बनेंगे जब हम इसके अंदर डाइल्यूशन मैक्सिमम कर देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम डाइल्यूशन करेंगे उतना ज़्यादा ये डिसोसिएट होगा या हो सकता है। अब जितना नरेंद्र मोदी, बैठ जाओ बेटा आराम से, प्लीज़ प्लीज़, क्लास डिस्टर्ब करके आपको कुछ नहीं मिल रहा। रिक्वेस्ट है, अब मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, क्योंकि आप एंटर हो चुके, आप ऐसे ही कुछ करते रहोगे। बट डू नॉट मेक एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स, न्यूसेंस ना क्रिएट करो। क्लास ही तो पढ़ा रहे हैं हम, कौन सा यहाँ कैसे आपको, जब आपके पास आइडिया मैं आपको एग्जिट कर भी दूं तो भी आप अब अंदर आ ही जाओगे, तो प्लीज़। हाँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ध्यान से सुनिए बेटा, कि जब हम डाइल्यूशन कर लेते हैं, इसका बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर लेते हैं, तो डाइल्यूशन करने से जितना मैक्सिमम डिसोसिएट होकर सिल्वर और क्लोराइड आयन में आ सकता है उतना आ जाएगा। और जितना ये आयनिक फॉर्म में यहाँ पर अपीयर होगा, जितना ज़्यादा आयनिक फॉर्म में अपीयर होगा उतनी ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। और हो सकता है कि हम इतना डाइल्यूशन कर दें कि ये मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाए, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। मतलब जब भी हम सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एक तो होना चाहिए सॉल्यूशन सैचुरेटेड, और ये आएगा स्प्रिंजली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। और स्प्रिंजली सॉल्युबल सॉल्ट्स कब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे? जब उनका डाइल्यूशन मैक्सिमम होगा। और इस मैक्सिमम डाइल्यूशन के समय हमें जो मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी उसको हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है बेटा, लैम्डा m इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाई मोलारिटी। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है बेटा, जिसकी यूनिट हम पहले भी बता चुके हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोल इनवर्स, ये यूनिट होती है। तो मोलैरिटी यहाँ हमारे पास मोल्स पर लीटर में होती है। और जो हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी भी हम किस में फाइंड आउट करते हैं? मोल्स पर लीटर में फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमें अब सॉल्युबिलिटी निकालना है तो ये हमारे पास होगी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाई सॉल्युबिलिटी। और अगर आप किसी सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्ट के लिए। जैसे AgCl के लिए अगर हम KSP लिखें तो दैट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड द क्लोराइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। और हम सॉल्युबिलिटी अगर निकाल चुके हैं तो दिस शुड बी S एंड दिस इज ऑल्सो S। तो KSP शुड बी इक्वल टू S का स्क्वायर। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा इतना पॉइंट? अब हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर और क्लियर होगा। देखिए, पेज टर्न करने के बाद हम एक और आपसे कंसेप्ट शेयर करते हैं। जो हमारे पास K होता है, K मतलब हो गया हमारे पास कंडक्टिविटी, या जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब है इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टिव। इसको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से C और G, दैट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, द कंडक्टिविटी यानी K of a saturated solution of AgCl is given to you 1.24 into 10 raised to the power minus 6
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या जिसको आप साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। द आयनिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन at infinite dilution is 53.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन, वो भी वैल्यू हमें गिवन है, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 65.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl and that too in gram per liter। गिवन है m naught of AgCl is 143.5 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास दिया हुआ है। आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है बेटा। पढ़ लीजिए बेटा एक बार क्वेश्चन ठीक से, और फिर हम डिस्कस करते हैं। राइट, तो बेटा हम अब ई फॉर्मूले को पढ़ा है हमने। फॉर्मूले में है हमारे पास लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, या सॉल्युबिलिटी लिख देते हैं। चलिए, ये हमारे पास हो गया सॉल्युबिलिटी। हमें यही वैल्यू चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये मोल्स पर लीटर में आएगी, हमें चाहिए ग्राम पर लीटर में। वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमारे पास ये वैल्यू नहीं है बेटा। इस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, लैम्डा m नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ये हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको दी है हमारे पास, कितनी वैल्यूज़ दी है, एक वैल्यू दी है 53.8 और दूसरी वैल्यू दी है 65.3। तो यहाँ से आप इन दो का एल्जेब्रिक सम निकाल सकते हैं। तो ये एल्जेब्रिक सम लगभग 119.1 आता है, सेम यूनिट के साथ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ से आपने ये वैल्यू निकाल ली। के वैल्यू, अब ध्यान से सुन लीजिए बेटा, के वैल्यू आपको सॉल्यूशन की दी हुई है। सॉल्यूशन की देने का मतलब है के ऑफ AgCl, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl प्लस के ऑफ वाटर, ये दो वैल्यूज दी हैं आपको। हम मोलर कंडक्टेंस और सॉल्युबिलिटी AgCl के निकाल रहे हैं, ध्यान से सुन लेना बेटा। तो हमें यहाँ के AgCl का चाहिए, लेकिन आपको जो वैल्यू दी है वो है 1.24 इंटू 10⁻⁻⁶, वो सॉल्यूशन की दी हुई है। तो इस सॉल्यूशन में से आपको के ऑफ वाटर माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में के ऑफ वाटर नहीं दिया, जैसे यहाँ नहीं दिया हमने, के ऑफ वाटर नहीं दिया, तो आप सॉल्यूशन की यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ वाटर बहुत कम होती है, उसके थ्रू कंडक्टेंस होता ही नहीं है, वैल्यू बहुत कम होगी। लेकिन हाँ, अगर न्यूमेरिकल में बता दे कि के ऑफ वाटर इज़ दिस वन, तो कंसेप्चुअली आपको के ऑफ वाटर के ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के ऑफ AgCl आएगा। तो इतना परेशानी की बात नहीं है, आंसर में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि के ऑफ वाटर इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी है के ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से आपने के की वैल्यू रख देनी है। ये लीजिए जी, क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया 119.1 इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 1000 बाई s, विच गिव्स यू द s वैल्यू। कितनी वैल्यू आएगी s की, कैलकुलेट कर लो बेटा ज़रा। 1.04 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा? हाँ वीरेन, लालप्रीत? सर -5। -5। और यूनिट क्या होगी सर
मोल्स पर मोल्स पर मोल लीटर, लेकिन मोल्स आपको पर किस में लीटर, बतानी है बेटा ये? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर है। तो नेक्स्ट पेज पर हमें सॉलिबिलिटी फाइंड करनी है। सॉलिबिलिटी वो भी ग्राम पर लीटर में बताने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, और हमने जो सॉलिबिलिटी निकाली है 1.04 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -5, वो निकाली है मोल्स पर लीटर में। तो हम जानते हैं कि मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हमें मोल्स को एम नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो वेट आ जाएगा। तो अगर इस क्वांटिटी को हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मोल्स की जगह हो जाएगा वेट पर लीटर, यानी ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो सॉलिबिलिटी हो जाएगी 1.04 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -5 इंटू 143.5 ग्राम पर लीटर। अब 1.04 को अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 1 ही ले ले तो हमारा अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा बेटा, अप्रॉक्स, that is 143.5 into 10 raised to the power -5 ग्राम पर लीटर। और थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, तो 1.435 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 ग्राम पर लीटर इज द आंसर। देख लो बेटा, अब हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स की, अलग अलग तरह के सेल की। सेल कैसे कैसे हैं? हमारे पास प्राइमरी सेल हैं, सेकेंडरी सेल हैं, वोल्टाइक सेल की बात कर रहे हैं। प्राइमरी सेल बेसिकली नॉन चार्जेबल सेल होते हैं, जो हम पेंसिल सेल यूज़ करते हैं, लैक्लाइंशियर सेल जिसको बोलते हैं, अल्कलाइन बैटरीज बोलते हैं, या जो हम बटन सेल्स यूज़ करते हैं, बटन सेल जैसे कैलकुलेटर में आता है, और हम रिस्ट वॉचेस में भी यूज़ करते हैं उनको, तो वो होते हैं हमारे पास प्राइमरी वोल्टाइक सेल। चार्जेबल नहीं होते, नॉन चार्जेबल। लेकिन जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, तो ये है चार्जेबल, ये सेकेंडरी वोल्टाइक सेल है। जैसे हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी है, ये चार्जेबल बैटरी है। तो ये होते हैं हमारे पास सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। तो अब हम सेल की बात करेंगे, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। इसमें कोई न्यूमेरिकल एज सच नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कि एनोड की रिएक्शन क्या होगी, कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, बस इतने पॉइंट पर है। लेकिन थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा लेड स्टोरेज बैटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो अब हम बात करते हैं बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बैटरीज, अलग अलग टाइप के सेल या अलग अलग टाइप की बैटरी। जैसा अभी हम बता चुके हैं आपको कि प्राइमरी बैटरीज होती हैं एंड सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। तो प्राइमरी वोल्टाइक सेल या सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, इन्हीं की बात करेंगे बेटा अब हम। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं अब हम, टाइप्स ऑफ बैटरीज। अब जाकर फील आया कि ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं चौक से इतने टाइम के बाद। तो टाइप्स ऑफ बैटरीज, टाइप्स ऑफ बैटरी में हमारे पास दो अलग अलग टाइप की बैटरी हैं बेटा, जिसमें से हम पहले तो यूज़ करते हैं प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी होगा, प्राइमरी बैटरी ये हैं तो सब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। ये हमें सिर्फ चार्ज फॉर्म में मिलती हैं और हम इनको यूज़ करते हैं। एक बार यूज़ हो गया, एक बार डिस्चार्ज हो गई बैटरी, फिर हम इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो प्राइमरी बैटरी नॉन चार्जेबल लिख सकते हैं हम। ये चार्ज नहीं की जा सकती, विदाउट चार्ज, मतलब इनको हम चार्ज दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी आती है हमारे पास सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, ये चार्जेबल होती है।
ठीक है, ये चार्जेबल होंगे बेटा। तो प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, एक है नॉन चार्जेबल, दूसरी है चार्जेबल बैटरी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ड्राई सेल। ड्राई सेल, ये ड्राई सेल वही सेल है जो हम अपने रिमोट कंट्रोल्स में या जो वॉल क्लॉक है इनमें यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम ड्राई सेल कहते हैं। इसके इन सभी सेल्स के जितने भी हम पढ़ेंगे, हम बेसिक फॉर्म ही पढ़ते हैं मेनली, एडवांस फॉर्म नहीं पढ़ते, क्योंकि ये सब R&D करते रहते हैं और सेल को और से ज़्यादा एफिशिएंट बनाते रहते हैं। तो हम बेसिक पढ़ेंगे, जो बेसिक हमारा सिलेबस कहता है। हम इनमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस क्या हैं उनकी बात नहीं करते। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा ड्राई सेल की। ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले एक आउटर चैम्बर लेते हैं। ये आउटर कंपार्टमेंट है और आउटर कंपार्टमेंट बना होता है बेटा जिंक मेटल का। ये जिंक का बना होगा, ठीक है, ये ऐसे जिंक मेटल का बना होता है। और इस जिंक मेटल के बाहर टिन की शीट लगा देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे जिंक एटमॉस्फेयर में जाकर कोरोड ना हो, या फिर उसके चारों तरफ एक हार्ड कार्डबोर्ड का कवरिंग भी करते हैं। जो थिक सेल्स आते हैं जो ट्रांजिस्टर में कभी यूज़ होते थे, उनके चारों तरफ वही थिक कार्डबोर्ड लगाते हैं। अब जो सेल आते हैं हमारे पास, उसके चारों तरफ टिन की लेयर लगाते हैं। टिन की लेयर इसलिए जिससे कि मॉइस्चर वगैरह अंदर ना आए। ओके, और नेक्स्ट ये हमारे पास कवर हो गया ऊपर से, और बीच में एक इस टाइप की ग्रेफाइट की रॉड लगा देते हैं, और इस ग्रेफाइट की रॉड के बाहर इस टाइप से ये एक पार्टीशन दे देते हैं। ये एक बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है सेल का, ठीक। और इसमें जो बाहर है ये हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल। तो जिंक एक्ट करता है एनोड की तरह, और ये जो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है ये एक्ट करता है हमारे पास कैथोड। तो ये है हमारे पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का बना हुआ कैथोड, और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा जी, अब इन दो के बीच में ग्रेफाइट और ये पार्टीशन के बीच में यहाँ पर कुछ अमाउंट में हम MnO2 फिल करके रखते हैं। MnO2 इज फिल्ड, और ये वाले लेयर में हम यहाँ पर बाहर वाले चैम्बर में भर के रखते हैं मॉइस्ट पेस्ट ऑफ ZnCl2 जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ये तो इसका एक कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा सेल का। तो सीधा पूछेंगे ड्राई सेल, या जिसको हम लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं, ड्राई सेल या लेक्लेंचे सेल में एनोड किसका बना होगा, कैथोड किसका बना होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या पड़े होते हैं। एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, दैट इज आल्सो नेम्ड एज लेक्लेंचे सेल। ये क्यों परेशान कर रहा है यार। इसको हम लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं। अल्कलाइन बैटरी भी है नाउअडेज। तो बेटा बस एनोड और कैथोड की रिएक्शन पर फोकस करना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। तो जो हमारे पास एनोड है वो है जिंक का बना हुआ। एनोड है जिंक का बना है, तो नेचुरली इट विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन। तो जिंक से बनते हैं जिंक आयन इन द सॉल्यूशन +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया ऑक्सीडेशन, राइट। और ये एनोड वाला पार्ट हो गया। कैथोड वाले पार्ट पर ये जो MnO2 है ये अमोनियम आयन से कंबाइन करता है बेटा NH4+ से, और साथ में इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो एनोड ने लूज किए थे, एंड इट कन्वर्टेड इनटू MnOOH प्लस में
2 टाइम्स ऑफ अमोनिया 2NH3, इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है बेटा। और अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें तो रिएक्शन बैलेंस है, 2 वाटर, 2 हो गया मैग्नीज, और 6 4 2 अगर हम यहाँ कर दें तो 2 यहाँ कर देंगे। लीजिए जी, बैलेंस हो गई रिएक्शन। देख लो बेटा, एनोड की रिएक्शन एंड कैथोड की रिएक्शन, दोनों रिएक्शन बैलेंस है। और इस बैलेंसिंग के बाद अगर हम देखें तो जिंक का जिंक आयन में जाना ऑक्सीडेशन, और मैग्नीज +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। और अगर अब आप रिएक्शन को सम अप कर दें, यहाँ पर पूरी रिएक्शन को सम अप कर दें तो आपको पूरी नेट सेल रिएक्शन मिलेगी। और नेट सेल रिएक्शन में आप लिख सकते हैं जिंक विच इज़ अ सॉलिड प्लस MnO2 विच इज़ अ सॉलिड but 2 times of ammonium ion which is not considered to be the solid, paste भरा हुआ है हमने, moist paste है, gives you the MnOOH which is once again a solid plus 2 times of ammonia which is not a solid which is a gas plus zinc plus 2 ion। ये भी हमारे पास aqueous medium में ही पड़ा रहता है। तो ये हमारे पास एनोड और कैथोड की रिएक्शंस हो गई। तो ये हमारे पास एक सेल था, और इस सेल में जब भी हम सेल रिएक्शन लिखेंगे बेटा तो हम सॉलिड को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आयंस को तो हमें यूज़ करना ही होगा। तो सिंपल ये लेक्लेंशियर सेल या ड्राई सेल है। नेक्स्ट सेल पर चले जाएं। ओके, हाँ, सभी ने नोट किया बेटा इतना पॉइंट, मतलब समझ लिया ना। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट भी है। क्या इम्पॉर्टेंट नोट है? देखो बेटा, इस पूरी रिएक्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये अमोनिया गैस जनरेट होती जाएगी। अब भाई सेल के अंदर अगर आप रिएक्शन करा रहे हो और गैस बनती चली जाए, गैस जनरेट होती चली जाए, तो ये ब्लास्ट भी कर सकता है। इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या रिएक्शंस होती है, क्या प्रोसेस होता है? तो ये जो हमारे पास जिंक आयन बना ना, ये जिंक आयन, ये इधर कहाँ गया, ये रहा जिंक आयन। ये जिंक आयन अमोनिया के साथ बनते ही कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है, मतलब उसको यूज़ करने लगता है। ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर आएँ। तो जो हमारे पास जिंक आयन बना वो इमीडिएटली 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया से कंबाइन करता है, 2 टाइम्स क्या, रादर 4 टाइम्स ऑफ अमोनिया से कंबाइन करता है, और कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है ऑफ दिस टाइप NH3(4+2। इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और इस वजह से जो अमोनिया गैस बन रही है इस सेल के अंदर वो कंटिन्यूस यूज़ होती जाएगी, और यूज़ होती जाएगी तो सेल के ब्लास्ट होने का खतरा नहीं रहेगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कम से कम होगा। लेकिन इस सेल के साथ जो हमने सेल कंस्ट्रक्ट किया, एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि जिस कंटेनर का ये बना हुआ है वो कंटेनर था हमारे पास जिंक, ऐसे ये जिंक का बना हुआ है बेटा, हाँ हमने अभी बनाया था ना। तो ये जिंक का बना हुआ है, और अंदर ऐसे पूरा नहीं बना रहे, अब अंदर हमारे पास अमोनियम आयन भरे हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट की फॉर्म में, एंड दीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। प्रीवियस में आप देख सकते हैं बेटा, ये देखिए अमोनियम आयन यहाँ भरे हुए हैं, और ये रहा जिंक का इलेक्ट्रोड हमारे पास। तो जिंक और अमोनियम आयन आर इन कांटेक्ट, और अगर जिंक और अमोनियम आयन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं तो ये जिंक और अमोनियम आयन आपस में रिएक्शन कर सकते हैं या करने लग जाते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाता है हमें जिंक +2 प्लस H2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया। अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ और उसके इलेक्ट्रॉन इंटरनली ही अमोनियम आयन ने ले लिए। ये एक अगर आप प्रोसेस देखें तो हाइड्रोजन गैस बन गई, अमोनिया बन गई, तो जिंक और अमोनियम अंदर अंदर ही रिएक्शन करते रहते हैं। इसमें कैथोड की हमें कोई ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती, यानी MnO2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। आप फिर से देख लीजिए, MnO2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा,
Mn+3 में बदलेगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे जो रिएक्शन इस टर्मिनल पर होनी चाहिए थी। इस टर्मिनल पर होने की जगह वो किस टर्मिनल पर होने लग जाती है बेटा रिएक्शन? अंदर ही हो जाती है। अंदर ही जिंक और अमोनियम आयन आपस में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गेट रिड्यूस, क्योंकि यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और हाइड्रोजन यहाँ +1 है, ये 0 ये +2 है। तो अगर जिंक और अमोनियम आयन अंदर ही अंदर यूज होते रहेंगे और आपने कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए उस सेल को रखा है, तो वो अपने आप ही यूज अप हो जाएगा, उसका पोटेंशियल अपने आप ही खत्म हो जाएगा, यूजफुल नहीं रहेगा वो सेल। तो जो हमारे पुराने सेल्स होते थे, जो लेक्लेंशिया सेल होते थे, अगर हम उनको रख दें कुछ महीने, कुछ साल के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो वो कुछ उनका पोटेंशियल कम हो जाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब उनको हम अल्कलाइन बैटरी यूज़ करते हैं, KOH या NaOH यूज़ करते हैं, बट वो सिलेबस का पार्ट हमारे है नहीं। तो ये 2 पॉइंट हैं कि जो गैस निकलेगी उसका क्या होगा, और अगर सेल यूज़ नहीं भी है तो भी क्या रिएक्शंस होंगी या हो सकती हैं। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन बता दो सर। अरे यार जब टाइम आएगा तो बिल्कुल बताऊंगा, इसके बाद वही करना है हमने। क्यों इतने परेशान हो? आ जाते हो बीच में, PCl5 का स्ट्रक्चर बता दो। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, अब हम दूसरी बैटरी करते हैं, सेकेंड बैटरी। सेकेंड बैटरी है हमारे पास निकल कैडमियम बैटरी। सेकेंड है निकल बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी को इन शॉर्ट हम निकैड भी बोलते हैं, NICAD, निकैड मतलब निकल एंड कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बैटरी है, क्योंकि उसके अंदर हम निकल मेटल कॉस्टली और कैडमियम मेटल यूज़ कर रहे हैं। और इस बैटरी से आपको लगभग जो सेल पोटेंशियल मिलता है वो लगभग 1.4 वोल्ट का मिलता है, राइट। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है इसमें। निकल कैडमियम बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी है। निकल कैडमियम बैटरी रिचार्जेबल है, यानी सेकेंडरी वोल्टाइक वेल। ये रिचार्जेबल है बेटा, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल है। अब इस केस में क्या है हमारे पास? हमारे पास है कैडमियम का कंटेनर, कैडमियम सॉलिड। जैसे प्रीवियस केस में हमारे पास किसका कंटेनर था? जिंक मेटल का कंटेनर था। यहाँ हमारे पास कैडमियम का कंटेनर है और नेचुरली ये एनोड का काम करेगा, राइट। और कैथोड पर हम निकल ऑक्साइड NiO2 को यूज़ कर लेते हैं। अपनी बुकलेट में करेक्शन कर लेना थोड़ा, NiOH होल थ्राइस लिखा है, तो वो है निकल ऑक्साइड को यूज़ करते हैं सॉलिड। ये कैथोड का पार्ट है, ये एनोड का पार्ट है। और इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है KOH या NaOH। तो क्या एनोड है, क्या कैथोड है और क्या इलेक्ट्रोलाइट है, और क्या एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस होंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पेज पर, जिसमें हम एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस को लिखेंगे। तो एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर नेचुरली कैडमियम मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड और ये KOH के हाइड्रोक्साइड आयन से कंबाइन करके बदल जाता है CdOH होल ट्वाइस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन। तो ये जो हमारे पास NiO2 है, ये इलेक्ट्रोलाइट के वाटर से यूज़ करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड इट कन्वर्टेड इनटू NiOH होल ट्वाइस, इट गेट रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाता है बेटा, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, और ये भी सॉलिड है, NiO2 भी सॉलिड है। अगर अब हम रिएक्शन को सम अप करें, या सम अप से पहले देख लें कि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था हमारे पास और ये हुआ +2 पर। ये हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था और ये पहुंच गया +2 पर, रिडॉक्स हो गया।
कैडमियम का ऑक्सीडेशन हुआ और निकल ऑक्साइड का या कहीं निकल का रिडक्शन हुआ। और सम अप रिएक्शन में लिखे तो कैडमियम विच इज़ अ सॉलिड प्लस निकल ऑक्साइड NiO2 निकल डाइऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, वाटर 2H2O लिक्विड प्योर गिव्स यू द CdOH होल ट्वाइस, ये सॉलिड है, प्लस NiOH होल ट्वाइस, ये सॉलिड है। OH और OH कैंसिल आउट हो गए, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अगर हम पूरी रिएक्शन को समअप करें बेटा, तो पूरी रिएक्शन को समअप करने का मतलब है कि जब हम E सेल लिखेंगे तो इस केस में सिर्फ आगे आएगा E नॉट सेल, माइनस 0.0591 बाई 2। जब हम log बेस 10 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर लिखेंगे बेटा, तो देखो प्रोडक्ट में ये सॉलिड यूनिटी, ये सॉलिड यूनिटी, रिएक्टेंट में ये सॉलिड यूनिटी, और वाटर भी हम, क्योंकि वाटर रिएक्टेंट साइड है, इसको भी हम यूनिटी लेते हैं वाटर लिक्विड फॉर्म में। मतलब प्रोडक्ट भी यूनिटी, रिएक्टेंट भी यूनिटी, log 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0। और ये पूरी टर्म 0 होने का मतलब है कि सेल का पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलती रहेगी आपको जब तक कि वो सेल काम करता रहेगा। वो सेल वीक नहीं होते। वीक होने का मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, ऑल और नन प्रिंसिपल पर चलता है। या तो पूरा पोटेंशियल मिलेगा या पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे हमारी घड़ी की जो वॉल क्लॉक होती है उसमें जो हम सेल लगाते हैं, या जो हमारा रिमोट में सेल लगते हैं, वो वीक पड़ते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ एक्वस पार्ट होता है। धीरे धीरे उनकी कंसंट्रेशन और सेल पोटेंशियल डिपेंडेंट है। यहाँ सेल पोटेंशियल, ध्यान से सुन लीजिए, सेल पोटेंशियल कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। कंसंट्रेशन कम हो रही है, होती रहे, सेल पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। और कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो सेल पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 0, डिक्रीज नहीं होगा। तो ऑल और नन प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये हमारे पास दूसरा सेल था, निकल कैडमियम बैटरी।